ये जो मार्जिन पे इम्पैक्ट करेगा, ये एक लोग आम सहमति यहाँ पे है। और जो सेक्टर, जो कंपनियां यूएस एक्सपोर्ट करती हैं, उससे अब थोड़ा सा बचा जाए। भले ही ट्रेड डील हो जाए फ्यूचर में चल करके, या फिर थोड़ा सा ड्यूटी कम हो जाए, ना हो, लेकिन हमेशा के लिए एक तरीके से, या फिर लंबे समय के लिए, कम से कम 3.5 साल तो मान के लिए, जब तक ट्रम्प साहब हैं, तब तक उन कंपनियों के लिए थोड़ा सा बिजनेस उथल पुथल भरा रहेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यूएस एक्सपोर्ट होता है उसमें श्रिम्प एक्सपोर्ट होता है। तो जो फिशरी सेक्टर की कंपनियाँ हैं, अप्रैल सेक्टर की कंपनियाँ हैं, जो ज्वेलरी सेक्टर की कंपनियाँ, जेम्स ज्वेलरी, तो ये सब जो यूएस एक्सपोर्ट करते हैं उनसे बचना चाहिए। पोर्टफोलियो में है तो थोड़ा सा उसको रियलाइन करना चाहिए। आप सलाह देंगे? देखिए, ये जो टैरिफ आए हैं ना, इसके दो पहलू हैं। मैं इसको कैसे देखता हूं कि एक तो हम्म, हमारा जो ट्रीटमेंट मिल रहा है वो थोड़ा अनफेवरेबल या सौतेला मिल रहा है। हमारे जो जो चाइना है, जो पाकिस्तान है, उनके टैरिफ लो हैं। तो ये जो अनफेवरेबल ट्रीटमेंट मिल रहा है कि कहीं जो हमारी अच्छी इक्वेशन थी यूएस के साथ इतने सालों की, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रही है। तो ये जो इम्पैक्ट है, इसे साइन, क्या ये साइन है लॉन्गर टर्म जो चीजें दिख रही हैं? तो मेरा पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो ये है। और दूसरा, यूएस ही एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस है। करीब 50 48 50 बिलियन डॉलर का सरप्लस है। तो सरप्लस जो फिर एक डेफिसिट में आ जाएगा, या डेफिसिट सरप्लस कम हो जाएगा। और दूसरा, लॉन्ग टर्म इक्वेशन, यूएस इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट और जीडीपी सबसे ज्यादा है। तो वहां पर मेरी जो इक्वेशन खराब हो रही है, तो मुझे जियो पॉलिटिकल रिस्क, इंडिया का रिस्क प्रीमियम, वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट होए अगर ये ज्यादा देर तक रहता है, मुझे उसकी ज्यादा चिंता है। बाकी इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स जो आपने पूछा, कहीं ना कहीं ऑटो, जेम्स एंड ज्वेलरी, लॉजिस्टिक्स भी, क्योंकि इतना एग्जिम ट्रेड आ रहा था, तो जहां लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स है, एविएशन, मैं देख रहा था एयरलाइन फ्लाइट्स यूएस से जाने का काफी सस्ती हो गई हैं। जो भी फ्लाइट्स है, तो ये ना टेक्सटाइल, अच्छा आईटी पे भी इम्पैक्ट आएगा। आईटी एग्जाम्प्ट है, आप कुछ भी कह लें, आईटी एंड फार्मा पे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा। वो आज नहीं दिख रहा है, बट वो 1 महीने 2 महीने बाद दिखेगा ही दिखेगा। तो मुझे लगता है ओवरऑल इन सेक्टर में कहीं ना कहीं, जैसा आपने कहा, मार्जिन का प्रेशर रहेगा। कुछ कंपनीज को मार्जिन में इम्पैक्ट करना पड़ेगा, कुछ उधर कंज्यूमर इम्पैक्ट करेगा यूएस, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं कुछ जो बाकी प्रोसेस में सप्लाई चेन वेंडर्स है, उनको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो ओवरऑल एब्जॉर्ब। हम्म। लॉन्ग टर्म नेगेटिव, इट विल अफेक्ट ग्रोथ। ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगा, यूएस की तो करेगा ही करेगा। इंडिया की ग्रोथ भी, जैसा आपने आंकड़े कहे कि 0.2 से 0.5 तक परसेंट आ रही है, कहीं ना कहीं उसको इम्पैक्ट। जब ग्रोथ इम्पैक्ट हो रही है, आपका रिस्क थोड़ा बढ़ रहा है, तो जो वैल्यूएशंस हैं, जो 30-30 टाइम के मल्टीपल पे लोग कंफर्टेबल थे देने के लिए, वहां मल्टीपल्स कहीं ना कहीं करेंगे। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए अनिल जी? अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि कहाँ पे हम लोग ट्रम्प वाले स्टॉक को रख रखा है पोर्टफोलियो में, उससे निकलो और फिर कुछ डोमेस्टिक पे ध्यान दो। जी लक्ष्मण जी, अभी जो करंट सिनेरियो है, ये मुझे थोड़ा सा एक अपनी पूरी कंट्री का अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक पैराडाइम शिफ्ट दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं ये इवेंट जो है एक हमारी कंट्री की फ्यूचर ट्रेजेक्टरी को चेंज करेगा। हम एक्सपोर्ट पे जिन ट्रेडिशनल चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे थे, वहाँ से मुझे लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में कुछ चीज़ें चेंज होंगी, हमारे नए मार्केट्स बनेंगे। जैसा कि पीएम मोदी अभी देखिए चाइना और रशिया के साथ हमारे हैं, तो चाइना के साथ भी मीटिंग करने जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ नए तरीके की प्रोडक्ट की सेलिंग शुरू होगी। और जो सबसे बड़ी आंख की किरकिरी है यूएस की, वो आप भी जानते हैं, वो है जो हमने डिफेंस में अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिया और साथ साथ में उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो वो एक बहुत बड़ी जो है आंख की किरकिरी कहूंगा मैं, यूएस पूरे गवर्नमेंट के लिए है। तो वहां पर एक मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है कि एक लॉन्ग टर्म आत्मनिर्भर ही नहीं, हम दूसरे देशों को अपने टेक्नोलॉजी जो है वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी अब एक्सपोर्ट करने वाली कंडीशन में आ चुके हैं। और ये आगे जाकर के हमारे लिए बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक एक अपॉर्चुनिटी बनकर के आएगी। तो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि आने वाले समय में ऐसे कई सेक्टर्स होंगे जो नए नए उभर करके आएंगे लक्ष्मण जी, जिसमें कि हमें नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हाँ, जो ट्रेडिशनल पुरानी जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी यूएस बेस्ड, और आगे से एक चीज़ और कहूँगा कि अब हमारे देश को भी जो थोड़ा सा मेरे ख्याल से हमारी कंट्री सीखेगी भी कि किसी भी एक देश पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं करके वो और भी अपने मार्केट को जो है डाइवर्सिफाई करेंगे। अब रही बात पोर्टफोलियो की, तो फिलहाल रिटेल निवेशक के लिए तो ये है कि अपने को थोड़ा सा जो टैरिफ प्रूफ सेक्टर्स हैं,
जहां पर हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात है उस पर फोकस करें या उसको रीअलाइन कर लें। जब तक ये टैरिफ टेंट्रम चल रहा है, जो टैरिफ का तांडव चल रहा है ट्रंप का, तब तक थोड़ा सा इसको अवॉइड करें जब तक चीज़ें सेटल नहीं हो जाती हैं। हालांकि रिटेल निवेशक को लेकर के मेरे मन में एक और सवाल था। जी। मिहिर साहब, आप बताइएगा, चूंकि मैं देख रहा था कि प्रोमोटर भी अपना हिस्सा बेचने लगे, कई बड़ी बड़ी कंपनियों का पिछले कुछ हफ्तों में देखा मैंने। एफआई भी बेच के निकल रहे हैं, तो रिटेलर और जो घरेलू निवेशक वही बचे हुए हैं। तो एफआई जाहिर तौर पे ज़्यादा समझदार हो तो उनको ज़्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है। प्रोमोटर भी कह रहे हैं कि हम भी चल रहे हैं जी अपना हिस्सा बेचकर कुछ। तो रिटेलर क्या करे? रिटेलर को ऐसा तो नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें रिटेलर नहीं भांप पा रहा है, नहीं महसूस कर रहा है और इसका अंदाजा पहले से बाकी निवेशक जो है वो लगा रहे हैं? रुकना चाहिए अब? देखिए लक्ष्मण जी, ये प्रमोटर सेलिंग की बात तो हमेशा जब मार्केट ऊपर जाती है तो आती ही है, और मैं अब कहूँगा तो एक मार्केट गिरी है तब आई है। नहीं, नहीं, अभी तो मार्केट कहाँ गिरी है। अभी तो हार्डली 7% हम पीक से हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। 7-8% इसको गिरना थोड़ी कहते हैं, तो नॉर्मल करेक्शन कहते हैं। लेकिन जब भी स्टॉक्स ऊपर जाते हैं या तो ऐसे बा बाज़ार थोड़ा यूफोरिक होता है, तो प्रमोटर सेलिंग तो आती है। हर बार मैं देखता हूँ कि जब भी बाज़ार एक नए पीक पे आती है, तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि ब वहाँ पे प्रमोटर क्यों बेच रहे हैं? पीई फंड्स क्यों बेच रहे हैं? वीसी फंड्स क्यों बेच रहे हैं? बट उनका तो पीई फंड्स और वीसी फंड का तो आजकल क्लासिफिकेशन कई जगह पे प्रमोटर में आ जाता है कभी-कभी, तो वो भी एक पॉइंट है। बट थिंग इज़ ये ऐसा नहीं है कि वो 60% होल्डिंग में से आधा बेच के जा रहे हैं। 1-2% होल्डिंग बेचे अगर 50-60% होल्डिंग में से, तो आई थिंक स्वाभाविक है। उन्हें भी अपनी जो लाइफ़स्टाइल वगैरह है जो करना होता है मेंटेन। सो रही बात एफआईआईज़ की, एफआईआईज़ का जो बिहेवियर है मैं कहूँगा थोड़ा करेंसी लिंक भी होता है। हमने देखा था जब लास्ट ईयर डॉलर स्ट्रांग हो रहा था तो एफआईआईज़ का आउटफ्लो आया था। फिर जैसे ही डॉलर वीक होना शुरू हुआ तो एफआईआई का सेलिंग काफ़ी कम हो गई थी। हमने 3-4 महीने फ़रवरी, मार्च, अप्रैल में हमने बाइंग भी देखी एफआईआईज़ की। तो ये एक थोड़ी करेंसी और मैक्रो प्ले भी हो जाती है कभी-कभी। बट एफआईआई फ्लोज़ की मेरा ये व्यू है कि अ, एक बार ये ट्रेड वाली जो अनसर्टेनिटी है वो चली जाती है, उसके बाद स्ट्रक्चरली डॉलर इज़ अ वीक करेंसी, और मुझे लगता है उसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट्स में ज़रूर पैसे आएँगे, अगर कुछ ज़्यादा टैरिफ वगैरह से गड़बड़ नहीं हो गई तो। क्योंकि रिलेटिवली स्पीकिंग इंडिया की ग्रोथ अभी भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बेटर है। रिलेटिवली स्पीकिंग हमारी जो पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म वो भी हायर ग्रोथ की है कंपेयर्ड टू यूरोप और सम अदर कंट्रीज़। मुझे लगता है यूएस के कंपैरिज़न में अगर ग्रोथ हम स्टडी करें तो सिर्फ इंडिया ही है जो अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। चाइना में अच्छी ग्रोथ है लेकिन वहाँ पे ऑप्शंस कम है, वहाँ पे लोगों को इन्वेस्ट नहीं करना। तो एक इंडिया एक मार्केट रह जाता है ग्लोबल में जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। तो एफआईआईज़ के पैसे भी आएँगे।